नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक ही देश में दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां भी हों, मीलों तक फैले हरे भरे मैदान भी, अरबों साल पुराने पठार भी और हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखाएं भी? ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? चलिए आज भारत के इसी अविश्वसनीय भूगोल के सफर पे निकलते हैं। तो सवाल यह है कि इतने विशाल और विविध देश को समझा कैसे जाए। शुरुआत करते हैं दुनिया के नक्शे पर इसे रखकर। ये एक ऐसी जमीन है जो विरोधाभासों से यानी कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। सुनने में तो काफी छोटा लगता है ना, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि इसी छोटे से हिस्से में रहती है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। अप्रैल 2023 की यूएन रिपोर्ट के हिसाब से 1.4 अरब से भी ज्यादा लोग। और जमीन और आबादी का यही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट वो चीज है जो भारत के भूगोल, इसके संसाधनों और यहाँ की जिंदगी को इतना फैसिनेटिंग बना देती है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं भारत के ताज महान हिमालय से। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो पृथ्वी के सबसे ताकतवर पर्वतों के जन्म की एक एपिक जियोलॉजिकल स्टोरी है। जरा इमेजिन कीजिए, ये कोई धीमी और शांत प्रक्रिया नहीं थी। ये दो महाद्वीपों के बीच एक जबरदस्त टक्कर थी। इसी टक्कर ने समुद्र के तलछट को ऊपर उठाकर नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन्स को जन्म दिया। इन्हें नवीन या यंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जियोलॉजिकली स्पीकिंग ये अभी बच्चे हैं, और कमाल की बात तो ये है कि इनकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। और हाँ, इसी वजह से ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। अब हिमालय को किसी एक दीवार की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में चार एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली रेंजेस हैं। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, फिर आती है हिमाद्री जहां दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां हैं। उसके बाद लघु हिमालय जो अपने खूबसूरत हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है, और आखिर में सबसे नई और कम ऊंची शिवालिक रेंज। तो चलिए अब इन ऊंचे ऊंचे जवान पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और उन मैदानों की ओर चलते हैं जिन्हें इन्हीं पहाड़ों ने बनाया है। और फिर हम इनकी तुलना करेंगे भारत के प्राचीन दिल यानी प्रायद्वीपीय पठार से। ये कहानी है नई और पुरानी जमीन की। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने करोड़ों टन उपजाऊ मिट्टी लाकर इन विशाल उत्तरी मैदानों को बनाया है। इन्हें भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। जैसे ही नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, वे भावर के कंकड़ों में गायब सी हो जाती हैं, फिर तराई के दलदली इलाके में वापस दिखती हैं और आखिर में बांगर और खादर की उपजाऊ मिट्टी बिछा देती हैं, जो खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इन नए बने मैदानों से एकदम उलट है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे स्टेबल भूभागों में से एक है। ये इतना पुराना है कि उस सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। मतलब ये भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है। और इसी पुराने पठार का एक हिस्सा है छोटा नागपुर पठार। इसे भारत का रूर भी कहते हैं। अब ये रूर क्या है? ये जर्मनी का एक मिनरल रिच इलाका है, और ठीक उसी तरह छोटा नागपुर पठार भी हमारे देश का मिनरल हार्टलैंड है। कोयला, लोहा, अभ्रक सब कुछ यहीं मिलता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज को चलाता है। चलिए अब भारत के किनारों की तरफ चलते हैं, कोस्ट्स की ओर। और यहाँ की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ सिर्फ बीचेस नहीं है, बल्कि ज्वालामुखी से बने द्वीप हैं, और एक नहीं तीन तीन तरह के रेगिस्तान हैं। भारत के दोनों तट, पूर्वी और पश्चिमी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है वेस्टर्न कोस्ट, ये संकरा है, डूबावासा है। इसका फायदा ये है कि यहाँ गहरे नेचुरल हार्बर्स बन जाते हैं जो ट्रेड के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ है ईस्टर्न कोस्ट, ये चौड़ा है और उभरता हुआ। यहाँ नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं जो खेती के लिए जबरदस्त उपजाऊ हैं। अब बात करते हैं द्वीपों की। यहाँ भी कहानी कॉन्ट्रास्ट की है। एक तरफ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये असल में समुंदर के नीचे से उठी हुई ज्वालामुखी की चोटियां हैं। दूसरी तरफ है लक्षद्वीप द्वीप समूह। इन्हें किसी ज्वालामुखी ने नहीं, बल्कि करोड़ों छोटे छोटे समुद्री जीवों यानी कोरल्स ने मिलकर बनाया है। अच्छा, जब कोई रेगिस्तान या डेजर्ट कहता है तो मन में क्या आता है? रेत के टीले, है ना? वो तो है ही थार का गर्म रेगिस्तान। पर भारत में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भी है, और गुजरात का कच्छ का रण भी, जो कि एक सॉल्ट मार्श है। मतलब तीन बिल्कुल अलग तरह के मरुस्थल। तो पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, इन सबको एक साथ जोड़ता क्या है? जवाब है नदियां, भारत की लाइफलाइंस। तो चलिए
अब इन नदियों के सफर को समझते हैं। मोटे तौर पर भारत की नदियों को हम दो फैमिलीज में बांट सकते हैं। पहली है हिमालयी नदियां। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये सब इसी फैमिली का हिस्सा हैं। दूसरी फैमिली है प्रायद्वीपीय नदियों की। ये बारिश पर निर्भर करती हैं, यानी सीजनल होती हैं, और इनका बहाव मानसून के साथ बदलता रहता है। हाँ, पर नदियां हमेशा सिर्फ जीवन ही नहीं देती। कुछ नदियां अपनी तबाही के लिए भी जानी जाती हैं, जैसे कोसी नदी। ये अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है और इतनी विनाशकारी बाढ़ लाती है कि इसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ज्यादातर नदियां पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जैसी कुछ नदियां हैं जो ट्रेंड के खिलाफ पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज यानी जमीन में बनी गहरी दरारों से होकर गुजरती हैं, और इसी वजह से ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं। तो हमने देखा, एक तरफ जवान ऊंचे होते पहाड़ तो दूसरी तरफ अरबों साल पुराने पठार, एक तरफ उपजाऊ मैदान तो दूसरी तरफ 3 तरह के रेगिस्तान। भारत सच में कॉन्ट्रास्ट्स की भूमि है। यही भौगोलिक विविधता है जिसने यहाँ के इतिहास, कल्चर और इकोनॉमी को शेप दिया है। और सवाल यही है कि ये भूगोल आने वाले कल को कैसे शेप करेगा।